भारतीय लॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए लाए हैं उनका पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान, जिसका बताएंगे हम पूरा सोल्यूशन। तो चलिए बात करते हैं आज के प्रश्न पत्र की। इससे पहले हम आपको बता दें, हम आपके 4 पेपरों का फुल सोल्यूशन दे चुके हैं, जिनके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक उनका सोल्यूशन नहीं देखा तो आप वहां जाके जरूर देखें और हमें फीडबैक दें कि कैसे लगी आपको हमारी वीडियोस। तो चलिए बात करते हैं आज हम 5वें प्रश्न पत्र की। तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। जैसा कि आप जानते हैं, आपके पेपर में 15 MCQ, 15 अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, उसके बाद 10 लघुत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहले बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। आपका पहला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई। आपका पहला ऑप्शन है 8 अप्रैल 1857, ऑप्शन नंबर बी है 31 मई 1857, ऑप्शन नंबर सी है 10 मई 1857 और ऑप्शन डी या ऑप्शन नंबर 4 1 जून 1857। तो देखिए, इसमें जो आप हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, काफी बच्चों को हुआ भी था। जो 10 मई 1857 ईस्वी जो ऑप्शन नंबर 3 है और ऑप्शन नंबर 4 31 मई 1857। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। क्या है? 31 मई 1857। तो आपका जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसके लिए जो डेट निश्चित की गई थी वो ये थी, लेकिन जो हमारी 1857 की क्रांति थी वो 10 मई से स्टार्ट हो गई थी, समय से पहले स्टार्ट हो गई थी। और ये इसी एक कारण भी बनाता है जो लास्ट में जाके कि ये असफल क्यों रही थी। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। इसमें देखिए, आपके सेंटेंस में थोड़ी प्रॉब्लम है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। बीटीसी के पेपर्स में ये नॉर्मल सी बात है कि वो वर्डिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। तो चलिए, इसका पहला ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी महादेव गोविंद रनाडे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या? राजा राम मोहन राय। जो ब्रह्म समाज की स्थापना थी वो राजा राम मोहन राय ने की थी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर 4 फिरोज शाह मेहता। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है क्वेश्चन आपका ऑप्शन है 2 सही है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1886 में, और इसके जो पहले कांग्रेस का अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। बात करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, कहाँ हुआ था, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था। तो आपका पहला ऑप्शन है गोरखपुर, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी कानपुर और ऑप्शन नंबर डी जौनपुर। तो हमारा जो चौरी चौरा कांड हुआ था, इसका इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोरखपुर, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री CM योगी आदित्यनाथ बिलोंग करते हैं। ये तो हमारा जो चौरी चौरा कांड हुआ था वो गोरखपुर में हुआ था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था। आपके ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी ऑप्शन सेकंड सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर है आंसर नंबर 2। क्या है? सुभाष चंद्र बोस। तो आपका जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, इसकी स्थापना जो की थी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6, धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 की धन निष्कासन का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था। पहला ऑप्शन दे रखा है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी आपके पास दे रखा है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी दे रखा है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला दादा भाई नौरोजी। तो जो आपका धन निष्कासन का सिद्धांत था वो दिया था दादा भाई नौरोजी ने। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, क्या है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। देखिए, काफी कॉमन सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको
डीएलएड 2017 का जो थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है। तो बात करते हैं इसके ऑप्शन की। पहला है कि बीरबल साहनी, ऑप्शन नंबर 2 जगदीश चंद्र बसु, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन और ऑप्शन नंबर डी हरगोविंद खुराना। तो जो भारत में हरित क्रांति के जनक थे वो थे, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। लेकिन जो हरित क्रांति के जनक थे उनका नाम क्या था, नॉर्मन बोरलॉग। उन्होंने हरित क्रांति के कॉन्सेप्ट को दिया था और जो भारत में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय था वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जाता है, जो 1966 के ड्यूरेशन में भारत में हरित क्रांति लेके आए थे। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। उत्तर प्रदेश कितने मंडलों में विभाजित है। तो आपका जो उत्तर प्रदेश है वो कितनों मंडलों में विभाजित है। तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है 18 मंडल, दूसरा है 19 मंडल, 20 मंडल या 21 मंडल। तो जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो 18 मंडलों में विभक्त है। इस क्वेश्चन का आपका पहला आंसर सही है, 18 मंडल। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल है। तो आपका पहला ऑप्शन दे रखा है चना, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है सरसों, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है मूंग और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है मटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 मूंग। मूंग की जो फसल होती है वो खरीफ की फसल होती है। और आपको पता होना चाहिए जो खरीफ की फसलें हैं वो बोई जाती हैं अप्रैल के साइड से, अप्रैल से मई जून तक की सीजन में जो चलती हैं वो होती है आपकी खरीफ की फसलें। तो चलिए इसके बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। चरुकला प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी ब्रजभूमि, ऑप्शन सी अवध और ऑप्शन डी पूर्वांचल। तो यह आपका चरुकला नृत्य है। काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। इससे पहले भी जो हमारे एग्जाम हो चुके हैं, आपका वीडियो का एग्जाम हुआ था उनमें भी क्वेश्चन काफी बार आया है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके सीटेड लेवल के एग्जाम्स के लिए। तो जो चरुकला नृत्य होता है ये आपका होता है ब्रजभूमि का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्रजभूमि। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11। कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है। क्या है क्वेश्चन नंबर 11। कैगा परमाणु उत्पादक केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है। तो इसका आपका पहला ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु या ऑप्शन नंबर 4 केरल। तो जो आपका कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र है वो आपका स्थित है आपका कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, कर्नाटक। जैसे परमाणु ऊर्जा केंद्र क्या होता है, ऐसे ऊर्जा केंद्र जहाँ पे परमाणु शक्ति द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। अभी हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया भी गया था। ऑप्शन दे रखे हैं 6 जून, 16 सितंबर, 22 मार्च और 6 जनवरी। तो इस क्वेश्चन के जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं दे रखा है। जो हमारा पर्यावरण दिवस होता है वो 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन इसमें अगर हमारे पास कोई ऑप्शन सही नहीं दे रखा, अगर हम इसमें कोई भी ऑप्शन टिक करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा। लेकिन हमें अगर 5 नहीं दे रखा हम 6 जून को टिक करेंगे और साइड में ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि हमारा जो पर्यावरण दिवस होता है वो 5 जून को मनाया जाता है। तो हमने ऑप्शन में लिख दिया पहला वाला 6 जून टिक किया और ब्रैकेट में लिख दिया 5 जून को मनाया जाता है। तो आपका जो पर्यावरण दिवस है इसके लिए जो इसकी एग्जैक्ट डेट है वो है 5 जून। और इस बार जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था उसकी थीम थी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी और इसकी एक और थीम थी टाइम्स फॉर नेचर। तो इस बार के पर्यावरण दिवस की 2 थीम थी और आपके आने वाले एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि जनगणना जो हुई थी 2011 के अनुसार, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है। मतलब ऐसा कौन सा जिला जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन साक्षर है। आपका ऑप्शन दे रखा है कानपुर, ऑप्शन 2 दूसरा दे रखा है गौतम बुद्ध नगर, तीसरा दे रखा है प्रयागराज और चौथा दे रखा है वाराणसी। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जो गौतम बुद्ध नगर 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है।
चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपका पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 या राष्ट्रीय राजमार्ग 14। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय राजमार्ग 7। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH7 है, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 7। ये मार्ग है वो हमारे वाराणसी लेके तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक जाता है और इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो लगभग 2300 किलोमीटर के आसपास है। 2369 किलोमीटर लगभग इसकी जो है वो डिस्टेंस है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष में हुई? तो जो हमारा योजना आयोग पहले चलता था उसको खत्म करके हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने नीति आयोग की स्थापना की थी और नीति आयोग को जो है वो हम अपनी गवर्नमेंट का थिंक टैंक भी कह सकते हैं, मतलब सलाहकार एक तरीके से। तो इसमें ऑप्शन दे रखे क्वेश्चन नंबर 1, मतलब ऑप्शन नंबर 1 2014, 2015, 2016, 2017। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 सही है, 2015। 2015 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया गया। तो इस प्रकार आपके ये हो गए एमसीक्यू क्वेश्चन, माननीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब हम बात करेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न की। आपका जो सृष्टि का पेपर होता है इसमें आपके जो अति लघुत्तरी के सेक्शन में क्वेश्चन होते हैं वो भी कहीं ना कहीं एमसीक्यू लेवल के ही होते हैं, 1 लाइनर केवल 1 वर्ड के ही क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको ज्यादा कोई डिटेल में लिखना नहीं होता। तो चलिए अब बात करेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न की। तो अति लघुत्तरी प्रश्न में हमें सबसे पहला प्रश्न देख रखा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? लगभग सबको ये उसका आंसर पता भी होगा। सेकंड सेमेस्टर से भी ये टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा। सेकंड सेमेस्टर का जिसका जो पहला पेपर है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, उसमें भी विवेकानंद जी के बारे में बताया गया था और वहां पे भी आपने ये बात सुनी होगी। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी वो स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद के बारे में हम जानते हैं कि इनका जन्म जो हुआ था वो 12 जनवरी 1863 को हुआ था और इनके जन्म दिवस के रूप में भी हम हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस की भी बात करते हैं, युवा दिवस भी मनाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो आज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 17 का। जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन था वो स्टार्ट हुआ था सन 1920, वर्ष 1920 से। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18, स्वराज्य हमारा जन सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। ये कथन किसका है? स्वराज्य हमारा जन सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। ये कथन था हमारा बाल गंगाधर तिलक का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है कि होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे? क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा कि होम रूल आंदोलन इसके नेता कौन कौन थे। तो इसमें हम नाम लिख सकते हैं श्रीमती एनी बेसेंट और दूसरा बाल गंगाधर तिलक। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन था वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बम्बई से, जिसे वर्तमान में हम मुंबई के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें बम्बई ही लिखना है क्योंकि उस टाइम पे इसका नाम बम्बई ही था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 ये है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो जो आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो लागू हुई थी 1 अप्रैल 1951 और इसे लागू किया था उस समय के हमारे तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 की। 22 कह रहे हैं भारत में चांदी मुख्यतः किस प्रदेश में पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 22 हमसे पूछ रहा है कि भारत में चांदी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है राजस्थान। भारत में चांदी राजस्थान में मुख्यतः पाई जाती है। इसके अलावा राजस्थान हमारे पत्थर के मामले में काफी ज्यादा फेमस है। संगमरमर के पत्थर इंडिया में जो अच्छे क्वालिटी के
वो भी राजस्थान में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, सुलहकुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की सुलहकुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये सुलहकुल महोत्सव है, ये आगरा का महोत्सव है और यहाँ पे ये मनाया जाता है काफी बड़े पैमाने पे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसका जो राजकीय पक्षी है वो है आपका सारस, इंग्लिश में कहते हैं क्रॉन्च। और जो हमारा भारत है इंडिया का, उसका राष्ट्रीय पक्षी, जो इंडिया का होगा वो राष्ट्रीय पक्षी होगा और उत्तर प्रदेश का होगा वो राजकीय। तो जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी वो मोर है, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो है सारस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा जो विश्व ओजोन दिवस है वो मनाया जाता है आपका 16 सितंबर। ये क्वेश्चन आपके यूपीटीटी एग्जाम या सीटेड एग्जाम के पर्पज से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो आलू उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की साइड में सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27, सूचना का अधिकार भारत में किस वर्ष लागू हुआ। सूचना का अधिकार या जिसे हम आरटीआई भी कहते हैं, तो भारत में आरटीआई जो थी वो कब से लागू हुई थी, 2005 से। 2005 में आया था सूचना का अधिकार अधिनियम। आरटीआई के साथ आप इसमें मत कंफ्यूजन है कि आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट वो हमारा 2009 में आया था, लेकिन ये आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इसकी बात यहाँ पे चल रही है। अगली बात है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला नहीं पूछा गया, घनत्व की बात की गई। मतलब घनत्व ये होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे कम व्यक्ति कहाँ रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 वो है महोबा। महोबा डिस्ट्रिक्ट में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या की जो निवास है वो काफी कम है। और हमारे पूरे देश की बात की जाए तो पूरे देश में जो जनसंख्या घनत्व है सबसे कम वो आपका है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का। बात करके नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। मतलब पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य टॉप पर है। तो पवन ऊर्जा के मामले में भारत में जो टॉप पे राज्य है वो आपका है तमिलनाडु और इसके बाद नंबर आता है गुजरात का। तो टॉप पे है तमिलनाडु, उसके बाद आता है नंबर गुजरात का। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की, जो आपके एमसीक्यू के बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि लिंगानुपात से क्या तात्पर्य होता है। तो ये एक वन लाइनर क्वेश्चन है, इसे आप लिख सकते हैं कि किसी भी राज्य की, किसी भी देश की जो प्रति वर्ष पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या होती है उन दोनों का जो अनुपात होता है उसे हम कहते हैं लिंगानुपात। वर्तमान में जो हमारी 2011 की जनगणना थी उसके हिसाब से हमारे देश में जो लिंगानुपात था वो 1000 पुरुष पे 933 स्त्रियों का था। मतलब अगर हमारे देश में 1000 पुरुषों की गणना की जाए तो उनमें से 1000 पुरुष में 933 स्त्रियां ही होती हैं, पाई जाती हैं। तो ये होता है हमारा लिंगानुपात। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ से 1 से लेकर 30 तक सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की। आपका पहला प्रश्न दे रखा है इसमें 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफलता के क्या कारण थे। मतलब हमारा जो 1857 में क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम था, उसके असफलता के क्या कारण रहे थे। तो देखिए सबसे पहला कारण उसका आपका यही था कि वो जो हमारा संग्राम था, जो क्रांति थी, वो निश्चित तिथि से पहले ही स्टार्ट हो गई थी। मतलब जो हमारी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था उसकी तिथि निश्चित की गई थी। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन जो था उसमें बताया गया था कि जो हमारी तिथि थी वो 31 मई निश्चित की गई थी, 31 मई 1857। लेकिन इसमें क्या हुआ था, मंगल पांडे की विद्रोह छेड़ दिया, अंग्रेजी अफसर के गोली मार दी, तो फिर उन्हें बाद में 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। तो इसके बाद फिर विद्रोह बढ़ गया और 10 मई से यह हमारा क्रांति जो थी वो स्टार्ट हो गई। अब क्रांति समय से पहले स्टार्ट हो गई तो फिर ये भी एक असफलता एक कारण बन गई कि अगर वो तय समय से स्टार्ट होती तो वो योजनाबद्ध तरीके से चलती। इसके बाद दूसरा कारण ये हो गया कि क्रांतिकारियों के बाद जो प्रभावी नेतृत्व का अभाव था। मतलब हमारा जो क्रांतिकारी था, हर क्रांतिकारी अपने अलग अलग क्षेत्र का लीडरशिप कर रहा था। मतलब एक पूरी तरीके से पूरी क्रांति को लीड करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। तो ये भी एक असफलता का कारण बना। इसके बाद हमारा एक है निश्चित लक्ष्य का अभाव।
वहां पे जो क्रांतिकारी थे जितने भी, सबका अपना अपना अलग ही निश्चित लक्ष्य था। नाना साहब पेशवा जी थे, वो इस चक्कर में उनका विरोध कर रहे थे अंग्रेजों का कि उनकी पेंशन काट दी गई थी। और उसके बाद जो हमारी बेगम हजरत महल थी लखनऊ से, वो इसलिए कि उनका जो राज्य था, जो भी था उनका, मतलब उसे अंग्रेजों ने अपने शासन में मिला लिया था। इसके अलावा एक और था कि जनसाधारण का जो क्रांति के प्रति उदासीन था। मतलब जो क्रांतियां थी वो केवल राजा के लेवल पे ही और बड़े लोगों तक ही सीमित रही। जन साधारण वर्ग, कृषि वर्ग के लोगों ने क्रांति में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं किया कोई भी, क्योंकि वो अंग्रेजों से डरते थे। वो जानते थे अगर हम यहाँ पे हार जाएंगे तो ये हमें बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित करेंगे, बाद में कर बढ़ा देंगे। तो इस चक्कर में उन लोगों ने क्रांति में साथ नहीं दिया। ये भी एक क्रांति की सफलता का बड़ा कारण रहा। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई। सामाजिक सुधार हेतु आर्य समाज द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। तो जो आर्य समाज की स्थापना थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी, और इसकी जो स्थापना थी वो 10 अप्रैल 1875 में की गई थी। और आज स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मोटो था, वो ये चाहते थे कि वेदों की ओर लौटो। उनका यह तात्पर्य था कि हम पुराने टाइम पे कितने ज्यादा खुशहाल था हमारा भारत, तो अगर हम वेदों की तरफ लौटेंगे वापस तो हो सकता है फिर वापस से हमारा समाज सही हो जाएगा। तो इसके बाद उन्होंने आर्य समाज ने जो सामाजिक सुधार के लिए 2-3 नियम या 2-3 उनके जो मोटिव थे वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि जाति भेदभाव समाप्त करने के लिए उन्होंने एक भेद निवारक संघ की स्थापना की थी। इसके अलावा वेश्यावृत्ति निवारण संबंधी कानून बनाने का प्रस्ताव लिया था, और समाज की बहुविवाह, सती प्रथा और बाल विवाह जैसे जो कुप्रथाएं थी उनको रोकने के विरोध में भी उन्होंने काफी ज्यादा प्रयास किए। तो ये हो गया उनके सामाजिक कार्यों का वर्णन। तो जब अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन पर प्रकाश डालिए। तो जो हमारा असहयोग आंदोलन है उसकी बात अब हम करेंगे। तो जो असहयोग आंदोलन था उसका जो संचालन हुआ था वो स्वराज्य की मांग को लेकर किया गया था। मतलब जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था उसका जो मेन मांग थी स्वराज्य, मतलब अब हमें अपने देश में खुद का राज्य चाहिए, हमारी खुद की गवर्नमेंट चाहिए, हमारा खुद का संविधान चाहिए। ये असहयोग आंदोलन का मेन मोटिव था। और इसका साथ था कि इसका जो मेन उद्देश्य था वो सरकार के सहयोग न करके बल्कि कार्यवाही में बाधा उत्पन्न, जो ब्रिटिश सरकार उसका बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे, उनके कार्य में बाधा उत्पन्न करें जिससे वो परेशान हो जाए। और ये इसके लिए हुआ था कि क्योंकि जो उन्होंने रॉलेट एक्ट उस समय जो आया था, आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड, इस विरोध में स्वराज्य की मांग ज्यादा तेजी से उठी। और इसके बाद फिर ये 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। पंचशील से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो पंचशील, जैसे कि हमारे पंचशील का मतलब ये होता है आपका आचरण के 5 सिद्धांत। जैसे कि हमारे बौद्ध धर्म में 5 व्रत हुआ करते थे व्यक्ति के लिए, आप उनको फॉलो करेंगे। उसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर 2 राष्ट्र एक दूसरे से कैसे संबंध बनाएंगे उसके लिए 5 सिद्धांत को दिया गया था। इन्हें हम कहते हैं पंचशील सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत है आपका कि एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना। मतलब हर देश एक दूसरे के साथ उनकी अखंडता, उनकी जो सभ्यता चली उसके प्रति सम्मान की भावना रखेगा। दूसरे क्या है कि अनाक्रमण, एक दूसरे देश के साथ आक्रमण ना करना, मतलब कोई भी देश एक दूसरे के साथ आक्रमण नहीं करेगा। ये पंचशील का दूसरा सिद्धांत था। तीसरा था कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। कोई भी देश दूसरे देश के जो आंतरिक मामले हैं, उनके देश के अंदर की गतिविधियां, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसा कि अभी आपको हाल ही में पता होगा, जब धारा 370 कश्मीर से हटाई गई थी तो पाकिस्तान जाके संयुक्त राष्ट्र संघ में खड़ा हुआ कि ये बात है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वहां पे ये बात कह के मना कर दिया कि ये भारत का आंतरिक मामला है, उनकी सीमा के अंदर की बात है, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ कोई भी मदद नहीं कर सकता तुम्हारी। तो ये मैटर है कि आप हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके बाद है आपका चौथा कि सामाजिक समानता एवं पारस्परिक लाभों के सिद्धांतों के आधार पर संबंध स्थापित करना। ये दोनों देश, जो भी देश आपस में संबंध स्थापित करेंगे वो एक दूसरे के पास समानता रखेंगे, कोई भी देश छोटा या बड़ा नहीं होगा। पारस्परिक लाभ के सिद्धांत देखेंगे कि अगर हम अपना लाभ देख रहे हैं तो दूसरे वाला का भी लाभ होना चाहिए, एक दूसरे को कोई भी नुकसान न पहुंचे, इस तरीके के आधार पर संबंध स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद है ऑप्शन नंबर 5 शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत को स्वीकार करना। मतलब दोनों देश शांति भावना बनाए रखेंगे और शांतिपूर्ण अस्तित्व
ऐसा सिद्धांत बनाया जाए कि दोनों देशों में शांति बने रहे, उनके आपसी संबंध से किसी तीसरे को भी नुकसान ना पहुंचे। इस चीज पे ज्यादा फोकस रहेगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की। तो क्वेश्चन नंबर 35 से बोला कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो आपका जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके 5 से 6 प्रमुख अंग माने जाते हैं। जैसे आपका सबसे पहला महासभा, जनरल असेंबली। आप संयुक्त राष्ट्र संघ में देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभाएं होती हैं, तो एक जनरल असेंबली होती है। इसके अलावा होता है आपका सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ये इंटरनेशनल लेवल की एक संस्था होती है। इसके बाद बात करें आर्थिक और सामाजिक परिषद, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद, अगर पूरे विश्व में कहीं भी आर्थिक संकट आता है या सामाजिक कोई भी परेशानी आती है तो ये संस्था जो है वो आपको विश्व लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे सहायता प्रदान करती है। न्याय परिषद, और इसके बाद है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट, जहाँ पे जाके आपको ऐसी कोर्ट जहाँ पे दो देशों के विपरीत बीच के मामले जो सुने जाते हैं वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में सुने जाते हैं। वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक अंग होता है। इसके बाद है सचिवालय। तो ये आपके हैं कुछ संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग। अब इसके बाद हम बात करते हैं मौसम की, कि मौसम क्या होता है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, मौसम। तो मौसम की बात करते हैं कि मौसम क्या, तो जब किसी स्थान विशेष पर, या ऐसे कह रहे कि किसी स्थान पर अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा है, मतलब ऐसी दशा है जो थोड़े दिन के लिए स्टेबल है फिर चेंज हो जाए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मौसम। जैसे कि हमारे यहाँ कभी गर्मी होती है थोड़े दिन के लिए, फिर सर्दी या बरसात, अलग अलग तरीके के मौसम 2-3 महीने आके रुकते चले जाते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं मौसम। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसके विपरीत अगर हम मौसम की बता दें और डेफिनेशन की, जैसे तापमान होता है, तापमान एक कंटिन्यू, उसके बाद वायुवाद, आर्द्रता, इनके कारण मौसम में परिवर्तन भी होते रहते हैं। जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ा तो गर्मी का मौसम आ गया, आर्द्रता या नमी बढ़ी तो सर्दी का मौसम, और ज्यादा मॉइस्चर बढ़ गया या फिर थोड़ा पानी का मौसम जाता, बारिश का मौसम था, उसमें आर्द्रता में थोड़ी कमी आती तो ये आपको हो जाता है वायुदाब से रिलेटेड। तो ये सब आपके मौसम के ही फैक्टर होते हैं जो आपको बेस्ट मौसम को प्रभावित करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा है यहाँ पे, पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। काफी आसान सा क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण, आप लोग बेसिक लेवल से ये चीजें पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए हम आपको एक डेफिनेशन बता देते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है। तो जब कोई भी वस्तु या अनचाहे पदार्थ आपस में मिल जाते हैं, उनमें भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होता है, जिससे क्या आता है वो पदार्थ या तो उपयोग करने लायक नहीं रहते या उनके गुणों में ऐसा परिवर्तन हो जाता है वो हमारे किसी काम के नहीं बचते, तो वो एक तरीके से वेस्टेज हो जाते हैं। और ऐसी वेस्टेज चीजें जब हमारे, ऐसी चीजें बेकार हो, सिंपल सी बात है, मुझे उठा के अपने आसपास की क्षेत्रों में फेंक देते हैं, तो वो फिर धीरे धीरे क्या हो जाती है, प्रदूषक। और वह जब वो प्रदूषक मटेरियल अपने इन्वायरमेंट को दूषित करती हैं, उनसे निकलने वाले वेस्टेज या गैसेस इन्वायरमेंट को दूषित करती हैं, तो इसे हम कह देते हैं पर्यावरण प्रदूषण। और ये कितने प्रकार का आता है, तो पर्यावरण प्रदूषण आपका वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इसके अलावा नाभिकीय और विकिरण प्रदूषण आदि कई प्रकार का हम कह सकते हैं। काफी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई भी इसे आराम से लिख सकता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में क्या अंतर है। तो जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहली बात तो आप लोकल लेवल के लोग वहाँ जो रहते हैं वो अपनी गाय भैंस बकरियां वगैरह वहाँ ले जाके चराने नहीं ले जा सकते, लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं थी, आप थोड़े समय के लिए वहाँ पे ले जा सकते हैं। और इसके अलावा जो आपका राष्ट्रीय उद्यान तो वो ज्यादा सुरक्षित होता है अकॉर्डिंग टू वन्य जीव अभ्यारण्य के। और इसके अलावा जो आपका राष्ट्रीय उद्यान होता है वो पूर्णतः गवर्नमेंटेड होता है, उसमें अगर उसके अंतर्गत आपकी कोई भी थोड़ी सी जमीन आ रही है तो वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के पास ही चली जाएगी। लेकिन अगर वन्य जीव अभ्यारण्य में आपकी थोड़ी बहुत जमीन आ रही तो गवर्नमेंट उस पर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेके, एग्रीमेंट वगैरह लेके उस पर काम चला देती, वो जमीन आपके नाम रह सकती है। इसके अलावा जो वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह में क्या है, आप लकड़ी लेने के लिए गांव के लोग चले जाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में आप लोकल लोगों को अंदर जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं होती है। तो ये हो गए कुछ अंतर वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नागरिक सुरक्षा संगठन का क्या उद्देश्य है। जो नागरिक सुरक्षा संगठन होता है इसका क्या उद्देश्य होता है और उसका मेन जो मोटिव होता है, तो बात करते हैं नागरिक सुरक्षा संगठन। तो इसकी जो सबसे पहले स्थापना हुई थी वो 24 मई 1968 को हुई थी। और इसका मेन मोटिव क्या होता है, तो सबसे पहला इसका मोटिव होता है कि
नागरिकों की सुरक्षा, उसके लिए किए जाने वाले उपाय, उनके उपयोग की गई वस्तुओं की, जो नागरिकों के काम में आने वाली वस्तुएं उनका संरक्षण करना, और उनके संपत्ति, नागरिकों की संपत्ति उनमें ह्रास या कमी आ रही है तो उनकी समस्याओं का निवारण करना इनका मुख्य मोटिव होता है। इसके बाद नागरिकों के हित के लिए उत्पादन स्तर को निरंतर बनाए रखना, जिससे उनके सामाजिक जीवन में कोई क्षति ना आए, कोई कमी ना पहुंचे। इसके अलावा जनमानस का मनोबल हमेशा बनाए रखना। अगर कोई भी नागरिक या आसपास के लोग या कम्युनिटी में कोई भी दिक्कत आ रही है, उनका मनोबल डाउन हो रहा है, तो उस चीजों को मोटिवेट करते रहना टाइम टू टाइम। और इसके अलावा बहुत जीवन की रक्षा करना, सबसे बड़ा मेन मोटिव कि नागरिकों के हितों की रक्षा के साथ साथ उनकी जीवन की भी रक्षा करना। अगर कहीं से भी वो डिप्रेशन वगैरह में आ रहे हैं तो ऐसे सेमिनार, वेबिनार वगैरह कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिससे उनके अंदर मोटिवेशन बना रहे। अब इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की कि वनों से हमें क्या क्या लाभ है। काफी आसान सा क्वेश्चन है, कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। चलिए हम बता देते हैं आपको वनों से क्या क्या लाभ होते हैं। तो सबसे बड़ा लाभ, जो वनों में वृक्ष होते हैं काफी सारी मात्रा में, तो वर्षा कराने में वृक्षों का बहुत बड़ा रोल होता है। वर्षा कराने के बाद अगर हम भूगर्भ पर ज्यादा पानी हो जाता है पृथ्वी पर, तो वो हमारे बाढ़ के समय में जो मिट्टी का कटाना था उसे भी रोकने में काफी ज्यादा सहायता करते हैं। इसके अलावा जो पेड़ की पत्तियां होती है वो झड़ के नीचे गिर जाती है, धीरे धीरे वो जमीन में एक तरीके से खाद का काम करती है। उन पत्तियों को इकट्ठा करके हम खेतों में डाल के खाद का भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट हम ये ले सकते हैं कि पेड़ जब अत्यधिक मात्रा में होते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन की पूर्ति भी होती रहती है, वातावरण में संतुलन बना रहता है। अगर पेड़ कम हो जाएंगे तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, इससे हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। और इसके अलावा देख लें तो पेड़ों से हमें बहुत अच्छे पदार्थ, दवाइयाँ, फल फ्रूट, लकड़ी, इमारती लकड़ी, सूखी लकड़ियां जलाने के लिए हर तरीके के आइटम्स प्राप्त होते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो आपका 5वां प्रश्न पत्र था आज का सामाजिक विज्ञान, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होगा वो बहुत ही जल्दी आपका वीडियो मिलने वाला है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज के अपडेट आपको टाइमली मिलते रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।